वेलकम टू माय चैनल मोरास ट्यूटोरियल। एक बार फिर आपके लिए लेके आई हूँ कुछ नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन। नॉलेज के लिए इस नेचर ने हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त तोहफा दिया है और वो है हमारा ब्रेन, जिसके सहारे हमने आज इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखा है। भागदौड़ की इस जिंदगी में हमें फुर्सत कहाँ, लेकिन फिर भी हमारी डेली रूटीन नहीं भूलते, जैसे खाना खाना, नहाना, बाल बनाना। आप सोच रहे होंगे इस वीडियो में चल क्या रहा है, तो वीडियो के स्टार्ट में आपसे कह रही हूँ कि वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। जी हाँ, कहानी है मिसेस अगस्टी डिटर की, जो कि जर्मनी की थी। उनका जन्म 16 मई 1850 में कैसल जर्मनी में हुआ। जब वे बड़ी हुई तो उनकी शादी हुई मिस्टर कार्ल अगस्त विल्हेम डिटर के साथ, जो कि एक रेलवे वर्कर थे। आमतौर पर जैसे सबकी जिंदगी बीतती है, वैसे मिसेस डिटर की भी गुजरी। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि मिस्टर एंड मिसेस डिटर की जिंदगी ही बदल गई। करीबन 1890 के बाद, मतलब मिसेस डिटर की आयु होगी 50 साल। 50 साल कुछ बहुत ज्यादा नहीं। तो हुआ यूँ कि मिसेस डिटर अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ यादें भूल गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे वो भूलती चली गई। जी हाँ, ये सिम्टम्स है डिमेंशिया के, मतलब कि मेमोरी लॉस। साथ ही में डिल्यूजन, जैसे कोई उन्हें मारने वाला है ऐसा भ्रम होना। टेम्परेरी वेजिटेटिव स्टेट, यानी कि अनअवेयर अबाउट सराउंडिंग थिंग्स। वो घर की चादरें बिखेरती, रात को घंटों तक चिल्लाती, खुद के पति के लिए जेलिसी फील करना। उनकी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी काफ़ी चेंजेस आए। आपको लग रहा होगा कि ये सारे सिम्टम्स तो पागलों के हैं। क्या मिसेस डिटर पागल हो गई थी? तो कहानी आगे जरूर सुने। ट्विस्ट है, उनके हस्बैंड को उनका ये बदलाव महसूस हो रहा था, लेकिन काम की वजह से वो मिसेस डिटर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे, और इसीलिए उन्होंने 25 नवंबर 1901 में, यानी ठीक एक साल बाद, मिसेस डिटर को एडमिट किया मेंटल इंस्टीट्यूशन में, जिसका नाम था इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली इल एंड फॉर एपिलेप्टिक्स, जो कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी में स्थित था। आगे इस हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू हुआ। वहाँ उनको तरह तरह के सवाल पूछे गए, जैसे कि व्हाट इज योर नेम। मिसेस डिटर जैसे ही लिखने जाती थी, वो सिर्फ मिसेस लिखकर छोड़ देती थी, क्योंकि दिमाग पर जोर डालकर भी उनको खुद का नाम याद नहीं आता था। इतना ही नहीं, वो चीजों के नाम भी भूल चुकी थी। मीट खाती थी तो कहती थी स्पिनच खा रही हूँ, और अगर कुछ याद नहीं आया तो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती थी और बार बार एक ही बात कहती थी, आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को खो दिया है। 1902 में जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे थे, किसी कारणवश वहां से चले गए। 1905 के बाद मिसेस डिटर ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बेडरूम में बेड पर बिताती थी। ठीक एक साल बाद 1906 में मिसेस डिटर की डेथ हो गई, लेकिन डेथ का कारण उनकी भूलने की बीमारी नहीं, बल्कि बेड सोर था। जो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट छोड़कर जा चुके थे, वो हमेशा फ्रैंकफर्ट में कॉल करके मिसेस डिटर का हालचाल पूछते थे। मिसेस डिटर के डेथ का कॉल जैसे ही वो डॉक्टर को गया, वैसे ही उन्होंने मिसेस डिटर की फैमिली से परमिशन ली और फ्रैंकफर्ट हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट की कि मिसेस डिटर का ब्रेन उनको भेज दिया जाए। मिसेस डिटर के ब्रेन पर आगे उस डॉक्टर ने ऑटोप्सी की, तो वहाँ उन्हें मिला कि मिसेस डिटर के ब्रेन का कुछ हिस्सा गायब हो चुका है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे कहेंगे न्यूरोफिब्रिलेटरी ट्रांजल्स और अमेलाइड प्लेक्स। जिस डॉक्टर की अब तक मैं बात कर रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर अलोइस अल्जाइमर थे। मिसेस डिटर अल्जाइमर का पहला पेशेंट है। तो चलिए बढ़ती है। व्हाट इज अल्जाइमर, इट्स कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। अल्जाइमर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ है और ये मोस्टली एडल्ट पीपल को होता है।
तकरीबन 65 से 74 साल तक, और इसमें बेसिकली मेमोरी लॉस होता है, चेंजेस इन थिंकिंग, पर्सनालिटी एंड मूड, अपीयरेंस ऑफ न्यूरोफिब्रिलेटरी टेंजल्स एंड बीटा अमाइलॉइड प्लेक्स इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो चलिए आगे जानते हैं कि ये न्यूरोफिब्रिलेटरी टेंजल्स एंड अमाइलॉइड प्लेक्स क्या होते हैं। आप इस इमेज को देख सकते हैं कि न्यूरोफिब्रिलेटरी टेंजल्स और अमाइलॉइड प्लेक्स कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोफिब्रिलेटरी टेंजल्स की। सबको पता है न्यूरॉन भी एक सेल है, और जैसे टिपिकल सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ऑर्गेनल होता है, वैसे ही न्यूरॉन में भी होता है, जिसका काम है न्यूरॉन को इंटरनल सपोर्ट देना। जैसे हमारी बॉडी को बोन सपोर्ट देते हैं, या फिर कहे तो इंटरनल ऑर्गन्स को उनके प्लेस पर रहने के लिए एरियोलर टिश्यू सपोर्ट करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज करने के लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो कि है टॉ प्रोटीन। इट इज़ इन द फोल्डेड फॉर्म। टॉ काइनेज एंजाइम अगर एक्सेस सीक्रेट हुआ तो टॉ प्रोटीन मिसफोल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण फॉर्म करते हैं क्लम्प्स, और ये जो क्लम्प्स है टॉ प्रोटीन के, उसी को कहते हैं न्यूरोफिब्रिलेटरी टेंजल्स। यहाँ पर आप समझ सकते हैं बॉडी विदाउट बोन्स कैसे खड़ी रहेगी। एग्जैक्टली वैसे ही न्यूरॉन का इंटरनल सपोर्ट ही नहीं तो न्यूरॉन भी नहीं। नेक्स्ट, अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, जिसका काम है न्यूरॉन को ग्रोथ और रिपेयर करना। यहाँ पर बीटा सिक्रिटेज और गामा सिक्रिटेज एंजाइम एक्ट करते हैं, और एपीपी पर फॉर्म होते हैं अमाइलॉइड प्लेक्स, यानी दोनों तरफ से न्यूरॉन का सपोर्ट, ग्रोथ, रिपेयरिंग सब खत्म हो जाता है। रिजल्ट इनटू न्यूरो डीजनरेशन। ऐसा क्यों होता है? तो आगे बढ़ते हैं कॉजेक्स। एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं, लेकिन रिसर्चर ने इतना पता लगाया है कि 2-3 टाइप्स के फैक्टर्स हैं जो न्यूरो डीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो पहला फैक्टर है न्यूरोकेमिकल फैक्टर, जिसमें कि आते हैं ACH, सोमैटोस्टैटिन, सब्सटेंस P और नॉरएपिनेफ्रिन। आफ्टर दैट एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि सिगारेट स्मोकिंग, ब्रेन इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने वाले एजेंट्स, स्पेशली स्टैटिन फैमिली के ड्रग्स, और कुछ जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन से पर्सन हाई रिस्क पर है। डाउन सिंड्रोम, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन के कारण होता है। आफ्टर दैट फैमिली हिस्ट्री, हाई ब्लड प्रेशर, हेड इंजुरीज, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। नेक्स्ट, कैसे पहचानें कि घर के किसी पर्सन को अल्जाइमर है? तो ये है अल्जाइमर के साइन एंड सिम्टम्स: मेमोरी लॉस, डिफ़िकल्टी टू परफॉर्मिंग फैमिली टास्क, मिसप्लेसिंग थिंग्स, मूड और बिहेवियर चेंज होना, किसी भी काम में मन ना लगना। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए कहेंगे, जैसे कि CT स्कैन, MRI, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, सिंगल फोटोन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन, EEG। इसके बारे में हिप्नोटिक सीडेटिव के वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है। इलेक्ट्रोमायोग्राम, और लास्ट में आता है ट्रीटमेंट। पर अल्जाइमर पर कोई ऐसा ठोस ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं, लेकिन कुछ ड्रग्स प्रैक्टिस में है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। ACH लर्निंग और मेमोरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए ACH की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन ड्रग्स ट्रीटमेंट में देते हैं। नेक्स्ट क्लास है NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एग्जाम्पल है मेमेंटिन, जो कि ग्लूटामेट को NMDA रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होने देता। और भी ड्रग्स है, जैसे कि पर्सन डिप्रेस होता है तो एंटी डिप्रेसेंट, एंजाइटी के लिए एंजियोलाइटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स, एंटी कन्वर्जेंट्स। इसका मतलब सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ ही अल्जाइमर के पेशेंट को मिलेगा। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं जो अल्जाइमर को पूरी तरह से ट्रीट कर सके। और इसीलिए आप सभी को लास्ट में एक मैसेज है कि घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनकी केयर लीजिए, ताकि वे अपनी बची हुई ज़िंदगी आपके साथ हंसी खुशी से बिता सके। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।